शायद आज का। अ, और कोई है देना चाहता है जिनका बाकी है? मैम मैं। चैताली सोनवणी, हाँ। हाँ, स्टार्ट कीजिए। करूँ मैम शुरू? यस बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरा नाम चैताली सोनवणे है। मैं सदगति कहानी को बताना चाहती हूँ। सदगति कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी है सदगति। सदगति कहानी में 4 पात्र हैं, दुखी दुखी चामार, उसकी पत्नी झूरिया, पंडित घसीराम और पंडितई। दुखी चामार को अपनी बेटी की शादी की तारीख निकालने के लिए पंडित के घर घर जाना होता है, लेकिन उसके मन में विचार आता है पंडित के घर खाली हाथ कैसे जाए। इसीलिए दुखी पंडित के घर जाते हुए गाय के लिए घास लेके जाता है। दुखी पंडित के घर पहुंचता है। पंडित बड़ी ईश्वर उपासना उपासना करता है और कहता है कौन आया। फिर दुखी कहता है हम हैं। फिर पंडित कहते हैं दुखी आज कैसे आना किया? दुखी कहता है पंडित जी मेरी बेटी की शादी की तारीख निकालनी है। पंडित कहते हैं ठीक है शाम तक चलेंगे, तब तक तुम मेरे कुछ काम करवा दो। पंडित जी दुखी को एक काम करना रहता है और पंडित जी उन्हें बहुत सारे काम करने को कहते हैं। घर को झाड़ू लगाना, आंगन को झाड़ू लगाना, बैठक को गोबर से लिपटना, भूसा भर के लाना, लकड़ियाँ चीरना, ऐसे बहुत सारे काम करने को कहता है। दुखी इसी आस में अगर पंडित हमारे घर बेटे की शादी की तारीख निकालने के लिए आएँगे, इसी आस में दुखी पंडित जी के सारे काम करता है। घर को आँगन को झाड़ू लगा देता है, गोबर लिप देता है, भूसा भर लेता है। तब तक सुबह से भूखा प्यासा दुखी दुखी थक जाता है, सोचता है थोड़ा आराम करके लकड़ियाँ चीर दूँ। दुखी सो जाता है। उतने में पंडित आता है और पंडित जी कहते हैं दुखी को, "क्यों रे दुखी तू तो सो रहा है और लकड़ियाँ तो जो की तो पड़ी है, उठ और ले कुल्हाड़ी।" फिर अ, फिर नहीं फिर दुखी लकड़ियाँ चीरने लग जाता है। पंडित जी उन्हें इतने ज़ोर-ज़ोर से सुबह से भूखा प्यासा दुखी को पंडित और पंडिताइन खाने तक को नहीं पूछती और थका हुआ दुखी पंडित उसी से वैसा ही काम करने को कहते हैं, ज़ोर-ज़ोर से लकड़ियाँ चीरने को कहते हैं। पंडित आधे घंटे तक ज़ोर-ज़ोर से लकड़ियाँ चीरते हैं और तभी पंडित जी का सुबह से भूखा प्यासा दुखी उनका शरीर जवाब दे जाता है। दुखी की वहीं पे मौत हो जाती है। पर फिर पंडित घसीराम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और पंडित जी चामारों को कहते हैं कि उतने में वो खबर गाँव में फैल जाती है, दुखी चामार की मौत हो गई है। उतने में एक गौन आता है और कहता है कि कोई भी दुखी चामार के लाश को हाथ नहीं लगाएगा। फिर वैसे ही पंडित जी आते हैं घर और पंडिताइन से कहते हैं रस्सी लाओ। फिर वही रस्सी बिना दुखी को छूते ही पाँव में बाँधकर पूरे घिसटते-घिसटते गाँव के बाहर फेंक देते हैं और गाँव के बाहर फेंकते ही दुखी के लाश को कुछ गिद्दड़, कुत्ते नोचते हुए खा लेते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, चाहे हम कितनी भी ऊँची जाति के हों, कभी जाति भेद नहीं करनी चाहिए और इंसानियत कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत अच्छा बेटा। बहुत अच्छी तरीके से आपने उन बिंदुओं को अभी बताने का प्रयास किया। लेकिन हमें ऐसा लगता है बेटा कि सारे लोग सदगति कहानी, सरहद के इस पार इन कहानियों को ही ले रहे हैं। बाकी भी कहानियाँ हैं जिन कहानियाँ भी बड़ी अच्छी है, मार्मिक कहानियाँ आप लोगों को दी गई हैं, उन कहानियों पर भी आप लोग यदि चर्चा करते हैं, तो सभी कहानियों का मूल्यांकन आप सभी लोगों के ज़रिए हो पाएगा, ऐसा हमें लगता है। और कोई बाकी है जो देना चाहता है? और कोई बाकी है? निशिगंधा, आपको फिर से देना पड़ेगा और इसके पहले भी शायद आपने दिया था। क्या नाम है आपका? 1 मिनट रुक जाइए। उमा सिरसट, आप दोनों को फिर से देना पड़ेगा क्योंकि उस समय मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। पहला निशिगंधा का और उसके बाद में उमा का। आप लोग दोनों दे दीजिए। निशिगंधा।
यस मैम, 1 मिनट प्लीज। हाँ। मेरा नाम निशिगंधा मधुकर गायकवाड़, FYBA की विद्यार्थिनी हूँ मैं, बेंडाड़े कॉलेज से। मैं सरहद के इस पार यह कहानी का सेमिनार देना चाहती हूँ। सरहद के इस पार यह कहानी नासिला शर्मा जी की है। नासिला शर्मा यह इस कहानी के लेखक है। सरहद के इस पार यह कहानी से 5 पात्र जुड़े हैं। रेहान, दद्दा, नरगिस, सुरैया आपा और अम्मा और शकुर चाचा। यह 6 पात्र इस कहानी से जुड़े हैं। हमारा मेरे पास शैक्षणिक बेरोजगार है। इसे 5 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। इससे रेहान परेशान और बीए में सुरैया आपा से दोस्ती हुई। फिर यह दोस्ती 2-3 साल से प्यार में नाकामयाब हमारा रेहान यहाँ वहाँ घूमता फिरता हिंदुओं को गालियां देता रहता है, क्योंकि उन्हीं के कारण इसे नौकरी नहीं मिल रही, ऐसा इसका कहना है। हमारे भारत पाकिस्तान के तनाव के दिनों में ही कर्फ्यू लगा था। उसी कर्फ्यू में हमारा रेहान छप्पर पर जाकर सारे कॉल जो हम कहते हैं उसे आंगन में तड़ातड़ फेंक रहा था। फेंकने के पश्चात वह हमारी नरगिस यह रेहान की छोटी बहन है, हमारे यहाँ फेंक रहा था। तड़ातड़ फेंकने के बाद नरगिस दद्दा से कहती है, तो दद्दा उसे कहते हैं कि जाके शकुर चाचा को बुला के लाओ। शकुर चाचा आते हैं, रेहान को बोलते हैं, मारते पीटते, फिर उसे समझाकर फिर घर में घुसा देते हैं। फिर भी हमारा रेहान नहीं समझता। हमारा रेहान का कहना है कि मारो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके। साले कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तो पूछो इनसे कि ये तुम्हारे बाप दादा कहाँ है? हमारे बाप दादा तो इसी धरती के आगोश में गड़े हैं। हाँ, सबूत चाहिए तो जाके देखो हमारे कब्रिस्तान। यह रेहान का कहना होता है कि उसे नौकरी न मिलने के कारण हमारे बाप दादा, हमारे इतने सबूत चाहिए इन लोगों को, हमारा कब्रिस्तान जीवित है या इस सबूतों के लिए, फिर भी यह लोग हमें नौकरी नहीं दे रहे। इस कारण से हमारा रेहान बहुत क्रोधित रहता है हिंदुओं पर। फिर भी पूरा मोहल्ला हिंदुओं का होता है और 2-4 घर सिर्फ मुसलमानों के। इसमें से भी बड़े लोगों को बहुत चिंता पड़ती है, या फिर वो बहुत परेशान होते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। यह तो बकता ही रहता है, इसके कारण हम कुछ मुसीबत में ना पड़ जाए, क्योंकि सारा मोहल्ला तो हिंदुओं का है। फिर भी मोहल्ले के सारी स्त्रियां आकर इसे दद्दा को और अम्मा को समझा कर जाती है कि हमें पता है, हम रेहान को बचपन से ही पहचानते हैं, वह ऐसा लड़का नहीं है, हम उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। फिर भी एक दिन सुरैया आपा के प्यार में डूबा हुआ यह रेहान बहुत इश्क में नाकामी और नौकरी न मिलने का बहाना और बड़ा होकर भी कुछ न करने के कारण बहुत परेशान रहता है। हमारी नरगिस 7 साल की बेटी और रेहान की छोटी बहन। नरगिस को हमेशा यह लगता है कि सुरैया आपा के कारण ही हमारे रेहान भाई की ऐसी हालत हो चुकी है, वरना पहले रेहान भाई ऐसे नहीं थे। दद्दा भी सुरैया आपा को ही कोसती थी कि सुरैया आपा का खानदान बहुत ही
खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। सुरैया आपा के लोगों घर वालों ने ही हमारे रेहान पर जादू टोना किया है। कुछ समय बाद कुछ दिनों बाद सुरैया आपा की मंगनी होती है या शादी तय हो जाती है। फिर भी रेहान को पता नहीं चलता। रेहान को सुरैया आपा बताती भी नहीं है कि उसकी शादी तय हो गई है। फिर वह उसमें फिर वह फिर से ज़्यादा ही क्रोधित हो जाता है और बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस करता है। फिर वो तय करता है कि मैं एक दिन उसे मिलूँ, सुरैया आपा से। सुरैया आपा के घर तक छप्पर पहुँचने से पहले ही उसे आवाज़ आती है, बचाओ, बचाओ। सरस्वती नाम की 10 साल की लड़की। सरस्वती नाम की 10 साल की लड़की यह आवाज़ निकालती है कि बचाओ, बचाओ। वह वह नीचे आता है चुपचाप कि किस घर से आवाज आ रही है। उस घर में जाता है। उस घर में 4-5 बड़े-बड़े लड़के उस लड़की को बंद किए हुए थे। इसलिए वह लड़की के साथ क्या होने जा रहा था यह हम सबको पता है। हम सब यह अंदाज लगा तो सकते हैं। फिर वह रेहान सरस्वती को बचाता है और उसके घर राम खिलावन, वह सरस्वती के पापा है, उसके घर उसे छोड़ आता है, सुरक्षित छोड़ आता है। 2 दिनों पश्चात रेहान की मौत हो जाती है। उसका कारण होता है सुरैया आपा। सुरैया आपा हमें सुरैया आपा के सुरैया आपा को का ऐसा यह तरीका जो प्यार में फंसाकर भी उसे दूसरों की जान लेने का ऐसा यह तरीका, इसलिए इसी के कारण रेहान की मौत हो जाती है और रेहान की मौत हो जाती है। फिर हमारी नरगिस सोचती है कि सुरैया आपा चिल है जो हमारे रेहान भाई की मौत हो गई इसके कारण। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि जातिवाद कितना भी बड़ा हो, पर हमें यह जातिवाद नहीं मानना चाहिए। और जहाँ नारियों के सम्मान की बात आती है, नारियों के सम्मान की बात आती है, तब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए कि यह कौन सी जाति की लड़की है, या फिर हमें हमेशा नारियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कौन सी भी जाति की हो। और दूसरी बात, किसी प्रेम चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम चक्कर में पड़ने से हम मौत को आमंत्रण दे सकते हैं। धन्यवाद। मैम, अभी मैं दूं क्या? हेलो मैम, मैम, मैम बोलो। सर, मेरा नाम है उमा देवाजी शिरसाट। सद्गति है कहानी है। इस सद्गति कहानी रोमांचक है और इस कहानी सीख देने वाली है। सद्गति इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। सद्गति प्रेमचंद्र श्रेष्ठतम यथार्थवादी कहानियों में से एक है जिसमें उन्होंने जाति भेदभाव को रेखांकित किया है। जातिगत भेदभाव तथा अस्पृश्यता का क्रूरतम रूप इस कहानी में है। सद्गति इस कहानी के 4 पात्र है। दुखी चमार, झुरिया, पंडित घासीराम, पंडिताइन। और पंडित जो है दुखी चमार को बहुत सारा काम करवाता था। और एक दिन जब वह दुखी चमार की बेटी की शादी की तारीख पक्की करने के लिए पंडित को अपने घर आने की बात कहता, तो दुखी चमार को घर का सारा काम करना पड़ेगा जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और उसके सामने जो घर के पेड़ हुए जो लकड़ी है वो भी दुखी चमार को ही काटनी होगी। और दुखी चमार को कहा जाता है कि उसमें एक गांठ है, तो उस लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटना नामुमकिन है। काटना
नामुमकिन है, तो दुखी चमार हो लकड़ी चीरते चीरते ही मर जाता है। और जब वह पंडित आता है तो पंडित को किसी की बात का दुख नहीं होता, बल्कि वो एक रस्सी निकालकर दुखी चमार की लाश उसका फंदा रस्सी निकालकर उसका फंदा बनाकर दुखी चमार की लाश को पैरों में डलवा देता है, फंदे को घिस घिस कर कस देता है और दुखी चमार की लाश को घस गांव के बाहर ले आता है और खेत में दुखी चमार की लाश को फेंक देता है। वहां गिद्धड़ कुत्ते कोये दुखी चमार के लाश को नोच कर रखते हैं। यही जीवन की भक्ति सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था कि सदगति ब्राह्मण के हाथों से घिसट कर मिलती है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी का अच्छा ही देखना चाहिए और हमें इंसानियत टिकनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा बच्चे, आपने बहुत सुंदर रीति से उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। और भी कोई बच्चे हैं जिन बच्चों को करना है, लेकिन उन्होंने मैसेज डलवाया है कि आज प्रॉब्लम है उनके गले में, तो हम कल देना चाहते हैं। ठीक है, और कोई बच्चे हैं जो आप देना चाहते हो? 10 मिनट का आ गया है, आप लोग देना चाहते हैं तो 10 मिनट में आप अपनी बात को रख सकते हैं। और कोई नहीं है, कोई नहीं देना चाहता है, तो जो 3 कहानियां आज हुई, 2 ही कहानियां, सरहद के इस पार और सदगति कहानी, तो इन 2 कहानियों पर आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन करना है। ग्रुप डिस्कशन के भी मार्क्स होते हैं, ध्यान देके सुनिएगा। ग्रुप डिस्कशन में भी आप लोगों के मार्क्स जुड़ते हैं। यहाँ यदि आपको नंबर्स कम आए सेमिनार में, तो यहाँ के नंबर्स और वहां के नंबर्स प्लस प्लस करके आपको नंबर्स दिए जा सकते हैं। हाँ, चलिए, ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले कौन आना चाहता है? जिन्होंने आज सेमिनार नहीं दिया है वो लोग। मैम, हाँ जी, कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करना है? जो आप चाहो। 2 टॉपिक्स है आज, 2 कहानियां हमारी आ गई है। पहली कहानी सरहद के इस पार और दूसरी कहानी सदगति। इन 2 कहानियों पर ग्रुप डिस्कशन करना है। आपको क्या लगता है कि आज भी रेहान जैसे लड़कों की मौत हो रही है समाज में? और होती है तो क्यों? आखिरकार इसका उत्तरदायित्व कौन कर रहा है? लड़कियों की गलती होती है या लड़कों की गलती होती है? प्लीज डिस्कस दिस पॉइंट। मैम, गलती तो दोनों की होती है और संस्कार और खराब। हाँ, बोलिए बेटा, बोलिए। सही, आप आ जाइए, आप मैम, डिस्कस कीजिए। हाँ चैताली, आप बोलिए। मैम फिर से बताओ, आपने क्या पूछा? हमारा सवाल यह है कि आज जो रेहान की हालत हुई, क्या समाज में वर्तमान जगत के प्रासंगिकता में आप इस कहानी को जोड़ पाओगे? क्या आज भी रेहान जैसे तमाम लड़कों की मौत होती है? और उसका उत्तरदायित्व किसकी ओर जाता है? गलतियां लड़कों की होती है या लड़कियों की होती है? समसामयिक चर्चा कीजिए अभी। आज भी वैसा ही होता है जैसा रेहान के साथ होता है, लेकिन मेरा कहना है कि गलती दोनों की होती है, क्योंकि हमारी शैक्षणिक उम्र में प्यार करने की और इश्क करने की वो हद ही नहीं होती, क्योंकि हम जब तक हम हमारे जीवन में अपने सपनों को पूरा करना ले, तब तक प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम करने से हम बहुत सारी गलतियों
कि गलतियां कर बैठे, न जाने हमें वो तब अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाने पर हमें पछतावा होता है और अपनी खुद पछतावा होता है। इसलिए हम जब तक हमारे सपने पूरे ना कर ले तब तक कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। और और कौन आ रहा है ग्रुप डिस्कशन में? आपका नाम क्या है बताया बेटा आप? चैताली ना? चैताली सोनवने मैम। वेरी गुड बेटा। आपने बात की थी सदगति कहानी पर, आपने सेमिनार दिया, लेकिन आपने डिस्कशन किया सरहद के इस पार कहानी में। बहुत अच्छा बेटा। और कोई? और कोई डिस्कशन करना चाहते हैं? मैं सवाल का जवाब दूं? हाँ जी, बोलिए। हम आपने सवाल पूछा था कि रेहान के जैसे लड़के समाज में रेहान जैसे लड़कों की ये शिकार होते कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि दोनों की गलती होती है। वो शिक्षा लेने की उम्र में प्यार कर बैठे, वो बहुत बड़ी गलती होती है। और सुरैया ने भी जो किया वो गलत था, वो उसे बता देना चाहिए था पहले से ही, पर उसका विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। मुझे यह लगता है कि पढ़ाई के वक्त प्यार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें हमारे सपनों की ओर देखना चाहिए, फिर हमें प्यार करना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा। आपको जो फोकस करना है आपके स्टडी पर वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बड़े विश्वास के साथ आपको चुना हुआ है ना? आप सेलिब्रिटी हो आपके परिवार के, आपका ये गोल्डन ईयर चल रहा है। हमें गोल्डन ईयर कैसे चल रहा है? क्योंकि सारे कार्य आपको करने पड़ते हैं, होमवर्क करना पड़ता है, प्रोजेक्ट करना पड़ता है। अब ये गोल्डन ईयर कैसा आपका? तो ये गोल्डन ईयर इस प्रकार से होता है कि जो परिवार में डिस्कशन होता है या परिवार में जो भी बड़े बड़े फैसले होते हैं वो आपके अनुरूप लिए जाते हैं, है ना? यदि आपकी मार्च महीने में एग्जाम होती है तो मार्च महीने में आपके बड़े भाई की या बड़ी बहन की शादी नहीं तय की जाती। इसका रीजन साफ है कि आपकी एग्जाम की तरफ आपके माता पिता, आपके टीचर्स, पूरा समाज आंखें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल नेक्स्ट जनरेशन में आते हो बेटा। और इसीलिए आप गोल्डन ईयर का और आपके सेलिब्रिटी के अधिकारी हो। और कोई बाकी है जो कल की तासिका में आपका जो सेमिनार है वो देना चाहता है? ऐसे नाम ग्रुप पर डाल दीजिएगा ताकि आप उस ग्रुप डिस्कशन में सम्मिलित हो पाए, ग्रुप डिस्कशन में भी और सेमिनार में भी। सेमिनार देना, ग्रुप डिस्कशन करना इम्पोर्टेंट है। बाकी के यदि सभी लोगों ने यदि स्टार्ट कर दिए है तो उसमें भी आपको सम्मिलित होना है, ठीक है? बाकी के सभी लोग ऐसा ही कार्य कर रहे होंगे ना अभी? मैम फिर से सेमिनार दे सकते हैं क्या दूसरी कहानी पर? हाँ, दे सकते हैं, क्यों नहीं, आप दे सकते हैं जरूर। मैम मैं भी देना चाहती हूँ फिर से अलग सी कहानी पर। वेरी गुड। सबकी अलग अलग कहानी हो, नहीं आप सरहद के इस पार, प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सरहद के इस पार और सदगति कहानी, इन दो कहानियों को छोड़कर बाकी की कहानियों को भी न्याय दीजिए। सारी यस कहानियों मैम। पर प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा, केवल दो कहानियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में बस केवल दो ही कहानियां आ रही है बीच बीच में। तो सभी लोग कल से सदगति कहानी और सरहद के इस पार कहानी, इन दो कहानियों को छोड़कर बाकी पर आप लोग ग्रुप डिस्कशन कीजिए, सेमिनार दीजिए, प्रश्नोत्तरी चर्चा कीजिए, जो आपको करना है वो कीजिए, लेकिन इन दो कहानियों को छोड़कर, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, और कुछ कुछ कोई किसी को? बाकी के सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया क्या? नहीं मैम। अच्छा, मैम दो सब्जेक्ट के हुए हैं, कौन कौन से हैं? ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। अच्छा, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और अपना हिंदी। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, आपको सेमिनार लिखना कैसे है ये 1 मिनट में आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि आपको अपना कॉलेज का नाम लिखना है, पहले लिख लीजिए, कॉलेज का नाम लिखिए। उसके बाद में आप कौन से स्टैंडर्ड में है, प्रथम वर्ष कला,
लिख सकते हैं अभी आप, आपके पास कॉपी पेन हो तो। और फिर सेमिनार ऐसा डालिए, सेमिनार, और फिर दिनांक डालिए जिस तिथि को आपने आपका सेमिनार दिया उसकी तारीख आपको उस दिन की डालनी होगी। और फिर कहानी का नाम भी डालिए कि कहानी आपने कौन सी कहानी को लिया है, सदगति कहानी या जो ली होगी उस कहानी का नाम। एक फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है शोधार्थी, मतलब ये आपका नाम वहां पर आएगा जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे कोने में राइट हैंड साइड में आपको लिखना है मार्गदर्शक, वहां पर हमारा नाम डालिएगा डॉक्टर रूपाली चौधरी। तो ये फॉर्मेट है। और फिर अंदर डालिएगा कहानी सदगति या कहानी सरहद के इस पार, इस कहानी का